हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और हम अभी पढ़ ही रहे थे अबाउट विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन, बट इन बिटवीन आवर वीडियो गॉट स्टॉप्ड। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम यहीं से शुरू करेंगे। तो टॉपिक था हमारा विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन। हम बेसिकली कर रहे थे मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, राइट। सो हमने ये पढ़ लिया कि कैसे चोरी चोरा, पहले याद रखेंगे कि पहले चोरी आता है फिर आता है चोरा। चोरी चोरा में कैसे पुलिस स्टेशन पे आग लगी, तो कुछ कांस्टेबल्स की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, या फिर आप कह सकते हो कॉल ऑफ कर लिया। ठीक है, तो कॉल ऑफ आएगा या फिर विड्रॉल आएगा, दैट मीन्स द सेम। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे महात्मा गांधी को जेल भी हुई थी वाइल ही वॉज इन ऑन द वे टू अमृतसर। तो ऐसे महात्मा गांधी को जेल होती रहती थी और दूसरे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्हें भी होती रहती थी। तो अभी क्या हुआ कि एक जज थे जिनका नाम था सीएन ब्रूमफील्ड। ठीक है, सीएन ब्रूमफील्ड। इन्होंने महात्मा गांधी का एक ट्रायल लिया, मतलब जिसमें ऐसे डिसाइड होता है कि वो कितने लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे, ऑलराइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि वो गिल्टी है नहीं है, ये सारी चीजें। तो मार्च 1922 का समय था और सीएन ब्रूमफील्ड जो है वो देखो क्या कहते हैं कि हम मानते हैं कि आप एक डिफरेंट कैटेगरी पर्सनालिटी हैं, आप एक पेट्रियट हैं, मतलब देशभक्त हैं और एक लीडर हैं, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी जो जेल में रहने का समय होगा कि मैं उसे बिल्कुल खत्म कर दूं, आपको जेल ही ना भेजूं, पर अगर मैं ऐसा कर सकूं कि आपकी जेल में रहने का जो समय है वो कम हो सके, आपको कम टाइम की सजा मिले, मुझसे ज्यादा खुश कोई और व्यक्ति नहीं होगा। तो आप देख सकते हो क्या इमेज बन रही है महात्मा गांधी की, कितनी रिस्पेक्ट क्रिएट हो चुकी है इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स भी, कि ये एक इंसान है जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से ब्रिटिशर्स को डर लग रहा है ना, और इंडियंस को लगता है कि हाँ, ही इज द पर्सन जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द टॉपिक्स नेम इज अ पीपल्स लीडर। ये नॉन कॉपरेशन के अंडर ही टॉपिक है 2.2। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोगों के मन में एक वेनरेशन, एक तरह से बहुत डिवोशन वाली भावना आ जाती है महात्मा गांधी प्रति। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया, रिडीमिंग द प्रॉमिस दैट ही मेड इन February 1916। तो अभी तक महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किए 3, CAK में चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा में, रॉलेट एक्ट के लिए रॉलेट सत्याग्रह किया, नॉन कॉपरेशन शुरू किया। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, जो उन्होंने 1916 में बोला था कि आई वॉन्ट, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था, बट हमने देखा था सेकंड लेवल पे उस स्पीच का क्या तात्पर्य है, वो है कि ही वॉन्टेड कि जो हमारी नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल है दैट शुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, एंड ही हैज डन दिस नाउ। ठीक है, बाय 1922, मतलब नॉन कॉपरेशन जब अब खत्म हुआ है, उससे पहले ये सब कुछ देख चुके हैं कि कैसे पुअर लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेनरेशन ऑफ गांधी जी, महात्मा बोला जा रहा है उन्हें, मतलब एक तरह से डिवोशन की भावना आ गई है, लोग उन्हें महात्मा बोलते हैं, महान आत्मा बोलते हैं, राइट। थर्ड, ही वॉज लाइक देम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देम यहाँ पे मतलब पुअर, वो पुअर लोगों की तरह ही ड्रेस, उनकी ड्रेस पुअर लोगों की तरह होती थी, धोती डालते थे जिसे लॉइन क्लोथ भी बोलते हैं, राइट। आफ्टरवर्ड्स उनकी जो जिंदगी है वो भी एक मिडिल क्लास, एक पुअर इंसान की तरह ही थी अब, कि टू कनेक्ट मोर विद द पीपल, क्योंकि ज्यादातर इंडिया क्या है, पुअर है, तो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए उन जैसा ही बनना पड़ेगा। तो उनकी लाइफ भी बहुत सिंपल थी, वो चरखा चलाते थे और
कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए क्यों वो चरखा चला रहे हैं। जैसे आपकी बुक में सोर्सेज हैं, यू हैव टू रीड द सोर्सेज, यू डोंट हैव टू लर्न द सोर्सेज बट एटलीस्ट यू शुड रीड द सोर्सेज। उसमें से क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है कि सोर्सेज में से कुछ कुछ एक दो पॉइंट पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, और कुछ जो आपने मेन चैप्टर में लर्न कर रखा है, ये जो सब कुछ आप लर्न कर रहे हो या समझ रहे हो, इसमें से कुछ पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हैं, तो चरखा वाला जो सोर्स है अगर वो आ जाता है आपके पास, तो आप लिख सकते हो कि क्यों वो चरखा चलाते थे, क्योंकि ही वॉन्टेड टू जस्ट रिमूव द कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। ये जो आइडियोलॉजी थी कि चरखा वाले जो कपड़े हैं वो सिर्फ पुअर लोग डालते हैं, बाकी रिच लोग तो जो ब्रिटिश मार्केट की जो भी सामान आता है इंडिया में वो डालते हैं। जो एक डिस्टिंक्शन बन चुका है मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर का। जैसे आजकल हम क्या देख रहे हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, टीचर्स, सारे ये जो अलीट, जिसे हम मानते कि अलीट प्रोफेशंस हैं, उसमें मेंटल लेबर होता है। ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मेंटल लेबर। आप किसी को पढ़ा रहे हो, दैट इज मेंटल लेबर। इसमें हम फिजिकली कुछ नहीं करते। और फिजिकली कौन, जैसे लेबरर्स हो गए, आपके फार्मर्स हो गए, तो उसे हम कम समझते हैं कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो ये जो डिस्टिंक्शन था वो उसे खत्म करना चाहते थे कि दोनों एफर्ट्स करते हैं। वी शुडंट मेक दिस कंसेप्शन कि जो मेंटल लेबर करते हैं दे आर सम हाई स्टैंडर्ड पीपल। तो ये चीज उनकी आइडियोलॉजी थी। वट एवर आई एम स्पीकिंग इज हिज आइडियोलॉजी और रिटन इन योर एनसीईआरटी। ऑल राइट, अब हम जा रहे हैं लैंग्वेज भी ये हमारी जैसी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं यूज करते थे। और नेशनलिस्ट लीडर्स को अगर देखा जाए, ये तो धोती डाल रहे हैं जिसे लॉ एंड क्लोथ लिखोगे आप, और नेशनलिस्ट लीडर्स मेनली इंडियन बंद गला जो सूट होता है या फिर वेस्टर्न सूट जो पेंट कोट वगैरह होता है वो डालते थे। तो महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट लीडर्स में ये फर्क रहा। आफ्टर दैट महात्मा गांधी इन द ईस्टर्न यूपी, February 1921। शाहिद आमीन एक हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि कैसे वो ईस्टर्न यूपी में जाते हैं, ठीक है, और लोग वहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और डोनेशन वगैरह देते हैं, उनके दर्शन के लिए वेट करते हैं। तो ये सारी चीजें शाहिद आमीन ने लिखी हैं कि February 1921 में ऐसा हुआ कि वो एक रेलवे स्टेशन पे रुके और उन्हें डोनेशन वगैरह दी गई, पैसों की एक तरह से बरसात होने लगी। ये सारी चीजें वहां पे लिखी गई हैं। 5वां पॉइंट, एज प्रोजेक्टिंग हिम एज अ पीपल लीडर, वो है कि मिरेकल्स और र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलने लगे थे। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि चमत्कार हो रहे हैं जो महात्मा गांधी, मुझे ये थोड़ा इलॉजिकल काइंड ऑफ छोटा सा ये जो पैराग्राफ है वो कुछ ऐसा लगा, जैसे सोर्स में भी एक दो ऐसा दे रखा है जो थोड़ा इलॉजिकल है। कि जैसे इसमें दे रखा है कि जो इंसान महात्मा गांधी के खिलाफ बोलता था उसकी क्रॉप्स फेल हो जाती थी। तो आई डोंट नो, पर ये सारी चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं कि ऐसे र्यूमर्स मतलब अफवाह, ठीक है, अफवाह मतलब जैसे हम कोई झूठ बात फैलाने लग जाते, सो दैट इज र्यूमर। तो ऐसे र्यूमर्स थे कि ये राजा के भेजे हुए महात्मा हैं और ये हमारी सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। ही हैज द पावर टू ओवर रूल लोकल ऑफिशियल्स, कि ये कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल है उसकी बात ना माने तो भी कुछ नहीं होगा, ये उनके भी ऊपर है। ही इज सुपीरियर टू द इंग्लिश मोनार्च, मतलब जो आपके ब्रिटेन की रानी या राजा हैं उनके भी ऊपर के इंसान हैं, ठीक है, कोई भी कॉलोनियल रूलर इनके खिलाफ नहीं कुछ कर सकता। तो ये सारे र्यूमर्स थे और मेरिकल्स आपके सोर्सेस में दे रखे हैं, आप एक बार ही पढ़ सकते हैं। और अब उसके बाद इनका फेम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सो टू मेक द थिंग्स ईजियर, तो मैंने ऐसे पॉइंट्स में जो है वो कर दिए, राइट। तो इन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज बोला जा रहा था। वैसे ही कास्ट से मर्चेंट थे, ठीक है, मतलब जैसे हमारी कास्ट होती है कि ये कास्ट ज्वेलर्स होते हैं, ये कास्ट वाले ये होते हैं, तो इस तरीके से इनकी कास्ट वाले ज्यादातर मर्चेंट होते थे। पर ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। पर ये एक्चुअल में नेशनलिस्ट कॉज के लिए लड़ रहे थे। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे कि
एक तरह से ये टैक्सेस कम, लोगों को लगता था ये टैक्सेस कम करा देंगे, ये ऑफिशियल्स को, जो ऑपरेसिव ऑफिशियल्स हैं उन्हें हटा देंगे, तो ये हमारे एक सेवियर है, मतलब हमें बचा लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद एक केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जा रही थी उस समय पे, नई नई ब्रांचेस खोली जा रही थी अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस की। प्रजा मंडल्स नाम की ऑर्गेनाइजेशंस खोली जा रही थी, जो कि नेशनलिस्ट क्रीड मतलब देशभक्त की भक्ति की भावना को ज्यादा वो कर रही थी, और ये मेनली जो है प्रिंसली स्टेट्स में हुआ करती थी प्रजा मंडल्स। ऑलराइट, आफ्टर दैट लैंग्वेज देखें तो महात्मा गांधी कभी भी इंग्लिश नहीं बोलते थे, या फिर जो भी जैसे नोटिस निकलना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो वो लोकल मदर टंग में हुआ करता था, इंग्लिश में नहीं। और इसका एक एविडेंस ये भी है कि जो प्रोविंशियल कमिटीज कांग्रेस ने एस्टैब्लिश की थी उस समय पर, वो ब्रिटिश के आर्टिफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एफिशिएंट जो बाउंड्रीज बना दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा कि ये जगह ये ऐसी है, ये वाला यूनाइटेड प्रोविंसेस है, ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो ब्रिटिशर्स का नहीं माना कांग्रेस ने, बल्कि इन्होंने लिंग्विस्टिक रीजन्स के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं तो यहाँ पे अलग से ब्रांच है, अलग से प्रोविंशियल कमेटी है कांग्रेस की। दूसरी जगह पे जहाँ पे ज्यादातर हरियाणवी या बिहारी बोली जा रही है तो उसकी अलग से प्रोविंशियल कमेटी, तो इस तरीके से बनाया गया था। और 9th पॉइंट है आपका सपोर्टर्स। अगर देखा जाए अब वो समय आ गया था जब महात्मा गांधी को अलग अलग तरह के लोग सपोर्ट करते थे, या फिर आप कह सकते हो नेशनलिज्म हर एक इंसान के अंदर आ गई थी, चाहे वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हों, मतलब कि जो बिजनेसमैन है। एग्जाम्पल है जीडी बिरला। जीडी बिरला ओपनली अपोज करते थे आपकी ब्रिटिश एम्पायर को, और इनका रीजन देखो क्या है, बहुत सिंपल है। अभी ब्रिटिश जो आपके जितने भी मर्चेंट्स हैं वो अभी इंडिया में इनके साथ एक तरह से कंपटीशन में है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो अगर ब्रिटिश एम्पायर टूट जाएगी तो इन्हें भी बाहर जाना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश जो भी मर्चेंट्स हमारे इंडिया में आ गए हैं, तो बचेगा कौन? इंडियन बिजनेसमैन बचेंगे। तो इंडियन बिजनेसमैन को सारी मार्केट मिलने वाली है। तो ये तो हुई इनका लॉजिक कि वाई दे वर सपोर्टिंग। पुअर पेजेंट्स का क्या था कि इन्हें एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ रही है ब्रिटिश एम्पायर की, तो अगर वो चली जाएगी तो ये खुद फ्री हो जाएंगे। सो दीज वर द डिफरेंट रीजंस, दोनों के डिफरेंट रीजंस थे, पर एक कॉज था कि इन्हें बाहर निकालो। राइट, उसके बाद 10th जो आपका है 10th दैट इज गांधीयन नेशनलिज्म। तो मतलब गांधीयन नेशनलिज्म है क्या कि नॉन वायलेंस से हमें ब्रिटिश राज को गिराना है, बाहर निकालना है। और ये जो था वो 1917 से 22 तक जो है महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े थे। जैसे आप लर्न कर लेंगे एक बार, ये आप देख भी लोगे ना तो भी 3-4 एग्जाम्पल आप आंसर में लिख दोगे। महादेवी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपालिनी, ये एक टीचर थे। सुभाष चंद्र बोस आपको पता है, वल्लभ भाई पटेल भी पता है। अबुल कलाम आजाद आपकी पोल साइंस की बुक में भी हैं। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है। सरोजिनी नायडू यू नो। आफ्टर दैट गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। सी गोपालाचारी। तो ये बेसिकली 9 लीडर्स के आपको आपकी बुक में दे रखे हैं। अब देखो अगला पॉइंट जो है वो एक अलग से आइडियोलॉजी शुरू होगी। क्या हुआ, फरवरी 1924 के अंदर महात्मा गांधी सोशल वर्क पे ज्यादा फोकस करना इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि वायलेंस कर रहे हैं इंडियंस, मतलब हमें पहले अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा, फिर हम किसी को सुधार सकते हैं, फिर हम अपने देश को सुधार सकते हैं। तो इसकी वजह से फरवरी 1924 से महात्मा गांधी ने प्रमोशन ऑफ हैंडस्पन क्लोथ, मतलब खादी, जो कि हाथ से चरखे से बनाई जाती है ऐसा क्लोथ, उसे खादी बोलते हैं। ओबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो जो हम कई लोग क्या करते हैं कि जो जिन्हें वो लोअर कास्ट कंसीडर करते हैं तो उन्हें हाथ नहीं लगाना, ठीक है। इतने बुरी चीजें पहले भी थी और अब भी थोड़ी हैं, पर हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये अब फंडामेंटल राइट बन गया कि अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो उससे काफी अंतर आ गया है आज के टाइम में और पहले के टाइम में। तो
तो ही वॉन्टेड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हम जब अब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है तो कैसे हम दूसरे के साथ लड़ लेंगे, या तो हम खुद के बीच में लड़ सकते हैं या दूसरे से लड़ सकते हैं, तो ये हो सकता है। इन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम हार्मनी को बढ़ाना पड़ेगा और सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। हम, जैसे आप समझो कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे सब कुछ, तो हमें खाने के लिए भी चाहिए, हमें डालने के लिए भी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स के साथ हम नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं पर हमारे पास खुद कुछ नहीं है, तो ऐसे तो प्लान जो है वो एक तरह से बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि हमें एट द एंड उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी सेड वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, राइट। तो आपने ये सारी चीजें देख ली, गांधी नेशनलिज्म, सपोर्टर्स, लैंग्वेज, केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन, फेम, मिरेकल्स एंड र्यूमर्स, वेनरेशन, प्रॉमिस एटसेट्रा। अब हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। सो वी हैव सॉल्ट सत्याग्रह, अनदर सत्याग्रह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि 1928 के अंदर क्या हुआ कि अभी महात्मा गांधी को बहुत समय हो गया था कि वो सोशल वर्क पे ही काम कर रहे थे, कि इंडियंस खुद पहले बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, कि हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो जाएं, हम अपनी जो वीकनेसेस हैं उन पे काम कर लें, फिर जाके हम इनसे लड़ सकते हैं। तो वो समय आ गया था 1928 में। क्या हुआ कि महात्मा गांधी थॉट ऑफ री एंटरिंग द पॉलिटिक्स, कि दोबारा से पॉलिटिक्स में जाया जाए ताकि हम अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो अभी इस समय क्या हो रहा था, बारदोली के अंदर पीजेंट सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे बिजी थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक साइमन कमीशन बनाई गई थी उस समय पे। मतलब इसका काम क्या था कि इट वॉज टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस ऑफ द कॉलोनी, कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ कैसा व्यवहार किया, क्या चल रहा है, ये सारी चीजों के लिए एक साइमन कमीशन बिठाई गई थी। ऑलराइट, तो इसमें क्या था, यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था इसके अंदर, मतलब जो भी अब रिपोर्ट तैयार करनी है वो ब्रिटिश लोगों ने ही करनी है। तो फिर इसमें क्या होगा, वो अपनी अच्छाई करेंगे, कोई भी चीज नहीं बताएंगे कि हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इनकी। तो ये इंग्लैंड ने कहा था एक साइमन कमीशन बनेगी, और ये ऑल वाइट थी, यहाँ पे सारे जो हैं वाइट लोग थे, मतलब ब्रिटिशर थे। तो अभी क्या हुआ कि इंडियंस इसके खिलाफ थे, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे हम इंडियंस, तो दैट्स वाई इन 1928 देयर वाज ऑल इंडिया कैंपेन इन ओपोजिशन टू द ऑल वाइट साइमन कमीशन। आपको समझ में आ गया कि इंडिया की इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाई गई थी, पर यहाँ पे कोई इंडियन था ही नहीं इस कमीशन में कि सच सामने आ पाए, तो इसके खिलाफ। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते इस कैंपेन में कि इसके अगेंस्ट, पर वो इसे एक तरह से ब्लेसिंग दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, और ये होता है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आने वाले दिसंबर 1929 के अंदर फिर से कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता है। तो अभी याद रखेंगे जो पहले वाला सेशन था 1916 दिसंबर के अंदर हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था, लाहौर में नहीं। ऑलराइट, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है हम याद ये जरूर रखेंगे कि 1929 के अंदर एक लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे वो 16 वाला इंपॉर्टेंट था, ये 29 वाला। 16 हुआ था लखनऊ में, मैंने गलती से वहां पे लाहौर लिख दिया था, पर लाहौर वाला कब हुआ था, 29 के अंदर, दिसंबर 29 के अंदर। अब ये जो सेशन था इसमें दो काम करने थे। एक था कि इलेक्शन ऑफ नेहरू एज प्रेसिडेंट, मतलब अभी पहले जो है इनसे ऊपर वाले लीडर्स बना करते थे प्रेसिडेंट, तो आने वाली जनरेशन को एक तरह से कांग्रेस का हेड बना दिया गया, मतलब जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और सेकंड जो इसकी चीज थी दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन की, वो था प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम एक तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि वी विल अनाउंस कि हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। कब करेंगे हम? 26 जनवरी 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, और पूर्ण स्वराज की प्रोक्लेमेशन की तरफ को कमिटमेंट हमने बना ली थी, हम इंडियंस ने। अभी आ गया जनवरी 26 1930। तो 26 जनवरी हमें पता है हमारा रिपब्लिक डे होता है। उस समय पे क्या हुआ था 1930 में, हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था कि हमें इंडिपेंडेंस अब चाहिए। तो इस दिन पूरे इंडिया में नेशनल फ्लैग लहराया गया। वी होस्टेड द नेशनल फ्लैग, और हम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हमने गाए। और गांधी जी जो हैं उनका ये सजेशन रहा कि 26 जनवरी 1930 को सारे जो जहाँ पे भी मनाया जाएगा इंडिपेंडेंस डे, वो आइडेंटिकल मिनट पे, मतलब एक ही समय पर ड्रम्स बजा के या फिर स्पिनिंग करके जो है अनाउंस करेंगे दिस इज आवर इंडिपेंडेंस डे, हमें ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस जो है वो मिल गई है। ठीक है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन स्पिन, मतलब हम चरखे पे काम कर सकते हैं, अनटचेबल्स को सर्व कर सकते हैं, और हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को एक तरह से हार्मोनाइज कर सकते हैं। और इस दिन हम एक प्लेज लेंगे कि जो हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपना कमा सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट हमारी ये कमाई को छीनने की कोशिश करेगी देन वी हैव द राइट टू ऑल्टर और अबॉलिश इट, मतलब हम ब्रिटिश राज को खत्म करने की क्षमता रखते हैं और हम ऐसा कर देंगे, हमारा ये राइट है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की प्रोक्लेमेशन हुई थी, और इसकी जो डिस्कशन थी कि ये ऐसा करना है वो दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था, लाहौर सेशन के अंदर। अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं जो सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड है, 3.1 दांडी मार्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है सॉल्ट लॉ। हमारे इंडिया में एक सॉल्ट लॉ हुआ करता था और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इट वॉज डिसलाइक्ड बाय इंडियंस। इसमें था क्या कि दिस सॉल्ट लॉ गेव स्टेट अ मोनोपोली इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। मोनोपोली होता है कि जब एक ही कंपनी या फिर एक ही इंस्टीट्यूट कुछ कर सकता है, दूसरे अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे मोनोपोली किसकी है? स्टेट की, मतलब गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट बना सकती है और गवर्नमेंट ही उसे बेच सकती है, और बेचेगी कैसे? बहुत ज्यादा प्राइसेस पे। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो इसके साथ प्रॉब्लम थी कि हम जैसे खाना खाते हैं उसके अंदर सॉल्ट होना बहुत जरूरी है। तो सॉल्ट इज एन इनसेपरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट और इंग्रेडिएंट ऑफ अ फूड, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत ज्यादा प्राइसेस पे सॉल्ट को बेचती थी, और हमें डोमेस्टिकली बनाने भी नहीं देती थी कि हम ही बनाएंगे हम ही बेचेंगे। कि ऐसे नहीं है कि कोई इंसान जैसे जो आपका कोस्ट लाइन होती है वहां पे अपना खुद अपने सिर्फ घर के लिए बना ले अपना सॉल्ट पानी उबाल के, तो फिर ऐसा अलाउड ही नहीं था। तो फिर आप देख सकते हो कि जब प्राइसेस इतने ज्यादा हाई होंगे सॉल्ट के, तो लोग क्या होंगे? परेशान होंगे कि हमें सॉल्ट जैसी चीज के ऊपर इतना पैसा लगाना पड़ रहा है। तो गांधी जी ने, लॉर्ड इरविन उस टाइम के वाइसराय थे, तो लॉर्ड इरविन को एक नोटिस भेजा कि हम एक सॉल्ट मार्च करने वाले हैं। पर लॉर्ड इरविन को लगा कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्या ही कर लेंगे। पर लोगों को पता था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, इंडियंस को पता था। लॉर्ड इरविन को इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा कि एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर हिल जाएगी सॉल्ट मार्च से, दांडी मार्च से। अब होगा क्या कि एक सॉल्ट मार्च की जाएगी, या फिर आप कह सकते हो दांडी मार्च की जाएगी। 12 मार्च 1930 में क्या होगा कि साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके कुछ फॉलोअर्स चलना शुरू करेंगे,
और 3 वीक्स में उनके साथ बहुत सारे लोग बीच रास्ते में से जुड़ेंगे और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी नाम की जगह पे पहुंच जाएंगे, जो कि गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे कि वो सॉल्ट एक तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि सॉल्ट अब जब बना लिया या फिर हाथ में ले लिया उन्होंने सी के आसपास जो इवेपोरेशन हो होकर बना था, तो अब क्या हुआ, उन्होंने वो चीज कर दी जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, राइट। तो आपको याद रखेंगे आप कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक एक मार्च हुई थी जिसे सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, अब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि ही एक्टेड एज अ क्रिमिनल इन आईज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो और भी बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही थी, नॉन कॉपरेशन चल रही थी, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज को भी नहीं माना जा रहा था इस समय पे। 1930 के समय में फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, लॉयर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे थे। 60,000 इंडियंस को जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें करा, ठीक है, पार्टिसिपेट, और जगह पे भी ऐसे सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और इस लॉ को तोड़ा। तो अभी क्या हुआ कि हमें सोर्सेज मिलते हैं बहुत सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स से, जो कि पुलिस ऑफिशियल्स क्या करते थे, देखते रहते थे कि अब अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वो ब्रिटिश सरकार को बताते थे कि अब ये यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब ऐसा हो गया। तो हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली हैं जो उस समय पे तो किसी को नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो सीक्रेट थी। आज के समय में हमारे पास ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। तो आपने देख लिया दांडी मार्च को, और आपने देखा इंडिपेंडेंस डे जो कि 26 जनवरी 1930। 1930 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। जनवरी में इंडिपेंडेंस डे है, मार्च से अप्रैल के बीच में जो है वो सॉल्ट मार्च हुई थी। अब क्या होगा कि अभी अरेस्ट हो गए हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो फिर अब वसना में जाते हैं महात्मा गांधी। तो स्वराज के लिए, जैसे हमने स्वराज को डिक्लेयर किया पर हमें एक्चुअल में मिला नहीं, तो अभी उसके लिए हमें और लड़ना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि वसना में एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने बताया दैट व्हाट आर द स्टेप्स फॉर स्वराज, हमें कैसे मिल सकता है। स्व मीन्स हमारा, राज मतलब अपना रूल, ठीक है। इंडियंस का रूल कैसे हो सकता है इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने बताया कि वी हैव टू सर्व अनटचेबल्स। तो मतलब जिसे इनका कहना था कि जिसे हमने पूरी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ओप्रेस किया है उन्हें सर्व करेंगे, हमारे में यूनिटी आएगी, ठीक है। सो वी हैव टू फर्स्ट अमेंड आवर रॉन्ग्स, ठीक है। पहले हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा और हमें हिंदूज, पारसीज, मुस्लिम्स और सिख्स को इकट्ठा रहना पड़ेगा, यूनिटी में रहना पड़ेगा। तो अभी इनकी मीटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता था, अटेंड करते थे लोग, और ज्यादातर लोग क्या करते थे कि दे वर सो डिवोटेड टुवर्ड्स दिस कॉज कि वो अपनी जो सरकारी नौकरी है उस पे भी रिजाइन कर देते थे। तो आप देख सकते हो कितनी हिम्मत चाहिए अपनी जो किसी भी जॉब को छोड़ने के लिए कि हमें ये अपनी देश के लिए कुछ करना है। तो आप देख सकते हो कि इंडियंस जो है कितने ज्यादा एक तरह से करेजियस है कि किसी कॉज के लिए वो अपने ऊपर जो भी सैक्रिफाइसेस हैं वो उठा सकते हैं। 5th पॉइंट है सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी। अभी हम ये चीज देखेंगे कि महात्मा गांधी एक तरह से बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो एक डीएसपी थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आपको फुल फॉर्म ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो डीएसपी जो पुलिस के अंदर होते हैं, पुलिस के ऑफिसर होते हैं, तो उन्होंने कहा मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड, ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं इस सॉल्ट मार्च में, वो और भी अपने साथ लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं, मतलब और लोग जो हैं उनकी मार्च में जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से अमेरिकन न्यूज मैगजीन हुआ करती थी टाइम, तो वो पहले तो महात्मा गांधी के बारे में बड़ा बुरा बुरा बोलती थी, तो नेगेटिव चीजें बोलती थी। द इमैसिएटेड सेंट मतलब बहुत पतले दुबले सेंट, सेंट मतलब एक महात्मा कह सकते हो आप, would not be physically, यहाँ पे आएगा not, would not be physically able to go much further
ये पतले दुबले जो आपके सेंट हैं वो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, वो बहुत थक गए हैं। और जब वो ऐसे शॉर्ट लॉ को तोड़ देते हैं तो देखो क्या लिख रही है टाइम मैगजीन ही, कि महात्मा गांधी मेड ब्रिटिश रूलर्स डेस्परेटली एंग्जियस, बहुत ज्यादा मतलब वरिड, चिंता से भरा हुआ बना दिया ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी ने। तो आप देख सकते हो कि कैसे आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हुई। आप कह सकते हो कि कैसे सॉल्ट मार्च जो है वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। इस चीज को आप सब्सटैंशिएट करो, इस चीज के एविडेंस दो, तो ये एविडेंसेस हैं उसके। देन वी हैव डायलॉग्स, मतलब अब बातचीत होगी। अब जब ब्रिटिश सरकार को लग रहा है कि इंडियंस काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो अब क्या होगा कि बातचीत करनी पड़ेगी। अब सबसे ये चीज हमने देख ली कि बहुत नोटेबल थी सॉल्ट मार्च, इससे बहुत वर्ल्ड अटेंशन मिला था महात्मा गांधी को। मतलब यूरोप के, अमेरिका की जो प्रेस थी वो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सब कुछ लिख रही थी। सो दिस इज यूरोप के और अमेरिका के, तो वर्ल्ड की अटेंशन मिली महात्मा गांधी को। और ये फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन था। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले भी विमेन पार्टिसिपेशन रहा, पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपका पार्टिसिपेशन था वो सबसे पहले सॉल्ट मार्च में हुआ था। और मेन किसका कंट्रीब्यूशन रहा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कन्विंस किया महात्मा गांधी को कि आपको सिर्फ मेल पार्टिसिपेशन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्ट मार्च को, यू शुड इंक्लूड विमेन ऑल्सो। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो कि सभी रिलीजन्स को आप इकट्ठा देखना चाहते हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट को इकट्ठा देखना चाहते हो, तो विमेन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उन्हें कन्विंस किया। और ये भी जो कमला देवी थी उन्हें भी कोर्ट अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी विमेन थी जो कि सॉल्ट लॉ और लिक्वर लॉज को तोड़ने पे, जो शराब है उसके लॉज को तोड़ने पर अरेस्ट हुई थी। ठीक है, अब सी पार्ट कि क्यों एक सॉल्ट मार्च को बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। तो पहली दो चीजें आपने देख ली, थर्ड चीज है देर वॉज रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश राज कि ये परमानेंट नहीं है, हम यहाँ पे परमानेंटली नहीं रह सकते, इंडियंस इतने यूनाइटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि इंडियंस की क्या पावर है आफ्टर द सॉल्ट मार्च। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 में लंदन में। तो अभी हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है जेल में थे और ज्यादा कोई गया नहीं वहां पे, तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, इट वॉज फ्यूटाइल, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी को जनवरी 1931 में रिलीज किया गया था। तो आप देख सकते हो अप्रैल के अंदर 1930 में जेल में, ठीक है, उसके बाद जनवरी में जो है रिलीज किया क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। अब क्या हुआ, जब वो रिलीज हुआ इनका, तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में बहुत सी बातें हुई, बातचीत हुई। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, डब्ल्यू आएगा इरविन में, इरविन। तो इन्होंने कहा कि इरविन ने कहा महात्मा गांधी को कि सिविल डिसोबीडियंस आप अपनी खत्म करो, हम आपके सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, हम आपको सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करने देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, आपकी तीन चीजें थी कि महात्मा गांधी को बहुत सारी चीजें मिल गई और उन्हें सिविल डिसोबीडियंस खत्म करनी पड़ी। पर अब रेडिकल नेशनलिस्ट, मतलब जो एकदम से चेंज चाहते हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इस समय पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर सकते थे लॉर्ड इरविन से। तो वो खुश नहीं थे, वो नाराज थे महात्मा गांधी के साथ कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने बात क्यों नहीं करी। तो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म ऑफ महात्मा गांधी कि आपने इंडिपेंडेंस के बारे में बात ही नहीं करी। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी 1931 में। देखो नवंबर, अगर आप देखोगे नवंबर 1930 के अंदर फर्स्ट हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका क्या मतलब है, एक गोल सा टेबल होगा जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स बैठे होंगे और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, दोनों बातचीत करेंगे और जो भी हो रहा है उसका एक तरह से
सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी 1931 के एंड में होती है। जैसे वो 1930 के नवंबर में हुई थी, ये भी एंड में होगी, लंदन में ही होगी। अब महात्मा गांधी ने वहां पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, मतलब कांग्रेस के बिहाफ पे महात्मा गांधी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। अभी इसमें मेनली क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आप एक बार समझो ध्यान से। अभी आप देखोगे कि क्या होता है, आजकल होता है रेजर्वेशन। रेजर्वेशन जब भी लेजिस्लेचर के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक वार्ड है, इसमें क्या होगा कि इसमें बता दिया जाएगा कि अब की बार एससी कैंडिडेट खड़े होंगे या फिर ओबीसी कैंडिडेट ही खड़े होंगे या फिर जनरल होंगे। अगर जनरल दे देते हैं ना तो इनमें से भी कोई भी खड़ा हो सकते हैं, पर अगर मान लो एससी कह दिया तो सिर्फ एससी, जितने भी कैंडिडेट होंगे अलग अलग पार्टीज के वो सिर्फ एससी होंगे, पर वोट सारे डालते हैं, मतलब चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो एससी है। तो ये रेजर्वेशन होता है जिसमें सिर्फ जो कैंडिडेट खड़ा होना है उसका डिसाइड कर लिया जाता है कि ये क्योंकि इनकी कम रिप्रेजेंटेशन है इसलिए अब की बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट सिर्फ एससी होने चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट देखो क्या होते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स ने जो है लागू किए। उसमें क्या था, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, ऑलराइट। तो अब ये ज्यादातर रिलीजन के बेस पे करते थे, क्योंकि रिलीजन के बेस पे तोड़ना इंडिया को इन्होंने। तो अब मान लो यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इन्होंने कह देना कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स की, तो यहाँ पे खड़े भी मुस्लिम होंगे, जितने भी अलग अलग पार्टी के कुछ भी, ठीक है। और जो वोट डालेंगे ना वो भी सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे, हिंदू कोई नहीं डालेगा। तो आप देख सकते हो इससे क्या होगा कि एक तो रिलीजन का नाम आ रहा है बीच में, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो चुके थे इनकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। और ऐसे एक तरह से डिवीजन हो गया कि ये तो मुस्लिम्स का लीडर है, इन्हें तो यही डालते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से लोगों के मन में बहुत ज्यादा वो डिवीजन काइंड ऑफ फीलिंग आ गई थी। तो अभी क्या हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी कह रहे थे आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर लोअर कास्ट। मतलब अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि इन्होंने पहले मुस्लिम्स को दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फिर इन्होंने सिख को दे दी, फिर विमेन को दे दी, फिर लोअर कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हर एक तरीके से ना इंडिया को काट काट के स्लाइसेस में रख दिया। तो अभी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा महात्मा गांधी ने कि जो लोअर कास्ट की सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं या पर्टिकुलरली सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है। तो फिर अभी क्या हुआ, महात्मा गांधी की क्रिटिसिज्म की गई तीन एस्पेक्ट से। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि आप तो जा रहे हो सेकंड राउंड टेबल में, पर आप हमें थोड़ी ना रिप्रेजेंट करते हो, आप कांग्रेस को करते हो, आप हिंदुओं को करते हो, और हम मुस्लिम लीग वाले, हम मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, आप हमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे जाके। बेसिक बात क्या होती है, जब भी कोई भी इंसान, कोई भी डिप्लोमेट जाता है तो उसे क्या है कि हर एक एस्पेक्ट से बोलना है। तो फिर वो इनका कहना था कि आप हमारे लिए तो कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं वहां पे, इसलिए हम आपके खिलाफ हैं इस बात के कि आप जा रहे हो। प्रिंस जो भी राजा थे वहां पे हमारे इंडिया में, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का हमारी जो भी लैंड है, जितने में भी हम रूल करते हैं, उस पर कोई अधिकार नहीं है, आप हमें कहीं से रिप्रेजेंट नहीं करते हो। फिर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है या फिर महात्मा गांधी जो है वो लोएस्ट कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे एक्चुअल सेंस में। तो ये तीन क्रिटिसिज्म महात्मा गांधी को सुननी पड़ी, वो गए भी। पर अब क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनकन्क्लूसिव रही, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट में हमने सिविल डिसोबीडियंस को खत्म किया था, हम फिर से शुरू कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सिविल डिसोबीडियंस। ओके, अब हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। डायलॉग्स में हमने सबसे पहले पढ़ लिया सॉल्ट मार्च कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेकंड बात हमने पढ़ ली कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसी थी। फिर हमने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की। अब हम लॉर्ड विलिंगडन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो है ना, ये पर्सन, ये भी महात्मा गांधी के बहुत एक तरह से क्रिटिक है,
ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे टीचर ने बताई थी। तो हमने महात्मा गांधी की एक एस्पेक्ट, बिल्कुल छोटे से एस्पेक्ट के ऊपर बात की थी कि महात्मा गांधी हमारे इंडिया की स्टेट के बारे में क्या क्या उनकी आइडियोलॉजी है, मतलब हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा, मैंने 5-6 सोर्सेज से पढ़ा था उसके बारे में। और मैंने मैम को कहा कि मैम मुझे जो महात्मा गांधी है उनका ये जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो मैम ने मेरे से पूछा कि आपने कितना पढ़ा इसके बारे में। मैंने कहा कि आई हैव रेड 5 to 6 रीडिंग्स ऑफ दिस, कि महात्मा गांधी का कंसेप्शन क्या है स्टेट के बारे में। तो मैम ने कहा कि बेटा ऐसा होता है कि महात्मा गांधी या किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की सिर्फ छोटे से टुकड़े, उसकी आइडियोलॉजी के छोटे से टुकड़े पे लोग 10-10, 20-20 साल रिसर्च करते हैं और तब जाके कोई बुक लिखते हैं। तो आप 5-6 रीडिंग्स, मतलब 50-60 पेजेस पढ़ के आप अपना व्यू पॉइंट बना रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट थिंग ऑन स्कॉलरली लेवल। ठीक है, तो आपको इतना डीप पढ़ना पड़ता है किसी बारे में, तो जाके आप अपना व्यू दे सकते हो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि हमें पहले रिसर्च करनी चाहिए, हमें पहले अपना व्यू और दूसरों के खिलाफ वाले व्यूज की, इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हमें मतलब जैसे बहुत सीखने को मिलता है कि हम आंखें बंद करके कुछ नहीं बोल सकते, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, हमें सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके हम कुछ बोल सकते हैं। तो ये चीज आप समझेंगे जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे। तो जैसे हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं किसी एक इंसान को विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ओपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ दैट थिंग। तो हमें दोनों चीजों को, हमें इंक्लूसिव रहना चाहिए, दोनों चीजों को समझ के फिर अपना व्यू पॉइंट बनाना चाहिए। तो अब लॉर्ड विलिंगडन है जो, वो क्या है, ही सेइंग कि ये जो इंसान है वो एक तरह से सब कुछ फेक चीज है, मतलब ये फेक करते हैं हर एक चीज को। और ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ही इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, ये सारी चीजें अनप्रैक्टिकल हैं, वो एक मिस्टिकल इंसान है, सुपरस्टिशियस इंसान है, वो कहीं से एक धार्मिक इंसान नहीं है। मतलब इन्होंने जो भी चीज इनसे मिले होंगे महात्मा गांधी से, तो इन्हें जो भी लगा, तो ये अपनी सिस्टर को एक लेटर लिख रहे हैं, लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, तो वो उस लेटर हमें मिला, वो लेटर तो हमने देखा कि महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने ये लिखा है। तो ये वन ऑफ द क्रिटिक्स हैं महात्मा गांधी के। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें इससे ली हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि 1935 में हमें कुछ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अलाउ कर दी थी। मतलब कि पहले तो हमें कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी कि हम इंडियंस ज्यादा पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं थे। तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें मिलनी शुरू हुई। जैसे 1937 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें क्या था कि इलेक्शंस हुए थे, तो आज के समय में तो क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, गर्ल्स बॉयज सारे वोट कर सकते हैं, और कि 18 ईयर्स से ऊपर के सारे लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं। पर उस समय पे रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, मतलब बहुत कम परसेंटेज लोगों को, कि उनके पास कितनी लैंड है, वो कितने अमीर हैं, इन सारे बेसिस पे उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता था। तो बहुत कम लोगों के पास वोटिंग राइट था। पर 1937 में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस जो है वो 11 में से 8 प्रोविंसेस में जीत जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा हर एक प्रोविंस का। ठीक है, तो 8 कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने। अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर काम करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नर जैसे जैसे बोलेगा वैसे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे इसे छोड़ते हैं और आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे सब कुछ। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। डायलॉग्स में हमने सॉल्ट मार्च के बारे में, फर्स्ट आरटीसी के बारे में, देन गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, सेकंड आरटीसी, देन लॉर्ड विलिंगडन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।